हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का बहुत ही मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इससे प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत सारे पूछे जाते हैं और हमें इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है ना। और इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा आप ट्रिकी होते हैं, है ना। मतलब मूल वगैरह पूछ लेता है और इसका व्यापक समीकरण पूछ लेता है, श्रीधराचार्य सूत्र पूछ लेता है, विविक्त कर पूछ लेता है, क्या होते हैं सब, इन सबको पढ़ेंगे इस वीडियो में। स्टार्टिंग से आपको लास्ट तक पढ़ना है और एक एक पॉइंट को समझते हुए जाना है। फिर देखेंगे कि द्विघात समीकरण हमसे आगे कैसे जा पाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। अगर हम द्विघात समीकरण को समझें तो जो इसका मेन पॉइंट होता है वो इक्वेशन यानी जो समीकरण बनता है वो बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो मतलब अगर इस रूप में कोई भी समीकरण लिखा हुआ है तो उसे आप क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। अब इसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ए बी और सी क्या है। देखो ये कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब अचर नियतांक बोल सकते हैं आप, है ना। जैसे आप कोई भी काउंटिंग ले लें, 1 2 3 4 5 6, 3/5, 2/5, 3/5, है ना। मतलब कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। और क्या कंडीशन है कि ऐसा बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद होता है जो समीकरण के रूप में लिखा होता है और जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। उसे आप क्या बोलते हो, द्विघात समीकरण। जो इस रूप में आ जाए वही क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। क्योंकि पहली प्रश्नावली में दिया गया है कि पहले फाइंड करना, मतलब पता करना कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि क्या वो समीकरण इस रूप में है। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि ऐसे कुछ लिखा होता है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप नहीं समझ पाते कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसको भी समझ लीजिए कि ए कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप जीरो रख दोगे ए की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, है ना। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब ये भी इसमें इक्वेशन में नहीं दिखाई देगा, समीकरण में नहीं दिखाई देगा। तो जिससे द्विघात ही गायब हो जाएगी आपकी, तो आप इसको द्विघात समीकरण बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। अब बराबर में जीरो लिखा है, दो पक्ष है, एल एच एस यानी बायां पक्ष और आर एच एस यानी दायां पक्ष, तो समीकरण बोलेंगे। तो हो गया द्विघात समीकरण। तो ए बी सी क्या है, सभी आपके अचर नियतांक है। एक्स मतलब एक क्या है, चर नियतांक है। तो एक चर नियतांक होगा जो कि द्विघात में होगा, अधिकतम घात उसकी कितनी होगी, 2 होगी, और बाकी सभी क्या होंगे, अचर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि सर अगर क्यूब आ गया तो तब भी द्विघात समीकरण नहीं, वो त्रिघात हो जाएगा, है ना। ये चीज ध्यान रखना। जैसे कोई लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये फिर द्विघात नहीं है, ये क्या है, त्रिघात है। अगर कोई लिखा है एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो ये रैखिक, है ना, रैखिक समीकरण है, ये भी क्या नहीं है, द्विघात नहीं है। अगर कोई लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो ये द्विघात है। और फिर कहेंगे सर इसमें बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी की वैल्यू तो ये दिया है, ए की वैल्यू ये दिया है, बी की वैल्यू क्या है। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इसकी जब तुलना करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ए की वैल्यू 1 आ जाती है, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 5, है ना। तो सब समझ में आ गया होगा आपको कि ए कभी जीरो नहीं होगा, बी और सी क्या होंगे, वास्तविक। ए बी सी सभी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याओं में भिन्न, दशमलव, है ना, ये आपका जो 1 2 3 4 5 जीरो नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गई बात कि द्विघात समीकरण होता क्या है। अब देखिए द्विघात समीकरण बनता कैसे है। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो आपका, मतलब सूत्र जो होता है जहां से द्विघात समीकरण बनना स्टार्ट होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, जिसे सम ऑफ रूट कहते हैं इंग्लिश में, इंटू एक्स, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, है ना। देखिए एक माइंड में आता है क्या सर हमेशा यहाँ पे मूलों का योगफल रहेगा। तो मूलों का भी बोलते हैं, शून्य को का भी बोलते हैं, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और उसके बाद द्विघात समीकरण में बराबर में क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा इसके इक्वल टू, है ना। अब मूलों का योगफल क्या है, देखो आपने जब जब इसका गुणनखंड किया होगा या कुछ भी किया होगा तो दो मान प्राप्त होते हैं ना एक्स के। एक को हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। तो हम क्या बोलते हैं, जहां मूल अल्फा व बीटा है। अब कहेंगे सर दो ही आएंगे पक्का फिक्स, तो हाँ, क्योंकि कितनी घात है, दो घात है। तो जितने घात होगी उतने ही क्या होंगे, मूल होंगे। अगर यहीं पर त्रिघात हो जाता तो अल्फा बीटा गामा हो जाते, है ना। अगर यहाँ पे दो घात है तो अल्फा और बीटा होंगे। तो अल्फा और बीटा से मिलके बनता है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए पहले ये अल्फा और बीटा पता करते हैं कि ये कहाँ से आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें मुझे अल्फा और बीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका गुणनखंड करूंगा। तो अगर यहाँ पे प्लस लगा हो तो हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ वाली वैल्यू को प्लस करना है ना। यहाँ पे एक सिस्टम होता है ना कि यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आया 6 कम 6 आया, तो इसको माइंड में करना है ना कि यहाँ क्वेश्चन में करना है। 6 आ गया तो बीच वाले को ऐसा ब्रेक करना है कि गुणा करने पर इतना ही आए, है ना, और जोड़ने पर इतना आ जाए। तो ये एक तरह से ट्रिक है अपने माइंड को शार्प करने की। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2, और यहाँ पे देखो 5 आ जाएगा, और 3 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्लियर हो जाते हैं ये हमारा फैक्टर सही है। अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखना, जब तक चर नियतांक से मतलब जो जो भी चर होते हैं वो सेम नहीं होते, जुड़ते नहीं है ना। तो अगर यहाँ पे 5x लिखा है तो अगला जब यहाँ पे 3x लिखोगे तो उसमें x लगा होना चाहिए, यहाँ पे 2x लगा होना चाहिए, प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे x प्लस 3, प्लस 2 कॉमन लोगे x प्लस 3, है ना, इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3। तो ये आ गई दोनों वैल्यू। तो इन्हीं को बोलते हैं अल्फा और इन्हीं को बोलते हैं क्या, बीटा। क्या हम ऐसा ही द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं? चलिए सूत्र से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अगर ये हमारे अल्फा और बीटा होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 प्लस माइनस 3, है ना, और बाहर एक्स और प्लस अल्फा यानी माइनस 2 इंटू माइनस 3। तो आपको पता है ये दोनों जुड़ जाएंगे, सर माइनस माइनस है, जुड़ के माइनस 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, और 2 गुणे 3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6 इक्वल टू 0। तो देखिए आपका क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो मतलब ये चीज आप क्लियर कर लेंगे तो आपको उत्तर माला की जरूरत ही नहीं है कि आप जाके देख रहे हैं कितना आंसर आ रहा है ना। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा पहचान गए आप, कैसे निकालते हैं। कभी कभी अल्फा बीटा की अलग से वैल्यू पूछ लेता है, जैसे मैं कहता कि इसी क्वेश्चन में 1 अपॉन अल्फा और प्लस 1 अपॉन बीटा, मतलब कह देता कि इनके मूलों के व्युत्क्रमों का योग निकालो। तब आप कैसे निकालते, तो आप पहले अल्फा निकाल लेते, इसका बीटा निकाल लेते, फिर वैल्यू पुट कर देते। यहाँ पे क्या हो जाता, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती, ये -2 ले लेते आप, है ना। या फिर आप ऐसे ले लो, देखो कुछ चीजें होती हैं जो आपको सेट करनी होती है। कैसे, इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो ये आ गया क्या, मूलों का योगफल, और ये आ गया क्या, मूलों का गुणनफल। तो कभी भी अगर ऐसा इक्वेशन बनता है तो आप ध्यान दे लेंगे इस बात को। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनता है तो आप इसे क्या लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। क्यों, क्योंकि 2 अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे माइनस 2ab लगा दोगे तो माइनस 2ab से प्लस 2b कैंसिल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू, अब आपको ये मूलों का योग मिल गया, ये मूलों का गुणनफल मिल गया, सवाल से उठा के वैल्यू को रख देंगे, है ना। अच्छा एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में अगर आपको फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए आपको एक दिया है मूलों, कोई समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ही ले लेते हैं, है ना, बराबर 0। और इसके बाद आपको दिया है इसमें कि x, ये आप निकालिए मूलों का योग, मूलों का योग निकालिए। तो मूलों को योग को तो आप समझ ही गए होंगे, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला था माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये भी बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, मतलब x का कॉफिशियंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो -5 अपॉन में 1, तो कितना आ जाएगा -5, ये आ गया मूलों का योग। और अभी हमने निकाला था जब ऐड किया था तो देखो -5 आया था ना। तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूलाइज करते हैं तो 1, अच्छा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, और x का गुणांक क्या है, 5 है। तो ये भी चीज ध्यान रखा किससे गुणा हुआ है, उसी को बोलते हैं कॉफिशियंट इंग्लिश में, है ना। तो क्लियर हो गया कि कैसे हम कोई द्विघात समीकरण की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे बनाते हैं द्विघात समीकरण को, क्या द्विघात समीकरण होता है हमारा, है ना। ये सारी चीजें हम समझ गए होंगे सभी एग्जाम्पल के हिसाब से। चलिए अब देखते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और एक चीज और बड़ी प्रॉब्लम रहती है रूट की, उसको भी सॉल्व करते हैं। हमने समझ लिया कि हम कोई भी द्विघात समीकरण अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, और प्लस ए इंटू बी या अल्फा इंटू बीटा। तो ये वैल्यू तो आप समझ गए हो कि ये मूलों का योग है, ये भी मूलों का योग है, ये मूलों का गुणनफल है, ये मूलों का गुणनफल है। और ये भी जान लिया कि हमने अल्फा प्लस बीटा
यानी कि मूलों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? मूलों का योगफल। तो बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का गुणांक बटे, सॉरी ये आपका अचर पद होता है ना, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से तो हम क्या निकाल सकते हैं? द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं, उसके मूलों का योग निकाल सकते हैं, उसके मूलों का योगफल निकाल सकते हैं, गुणनफल निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है ना, या ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा, है ना, और अल्फा अपॉन बीटा, ऐसा एनसीईआरटी में है नहीं, बट एनसीईआरटी के अलग जो पढ़ते हैं, रिहन से क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनमें ऐसा हो जाता है कि हो जाता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो फिर मैंने बताया इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा के रूप में चेंज कर देंगे, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो फुल बेस है आपका, है ना। तो ये चीजें होती हैं इसमें। और गुणनखंड करके निकालते हैं, जो वैल्यू आती है वो हमारी अल्फा, एक एक्स की वैल्यू को अल्फा बोलते हैं, एक वाई की जो दूसरी वैल्यू आएगी उसे बीटा बोलेंगे। और एक पॉइंट ये भी रहता है कुछ बच्चों के माइंड में कि सर क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस जो आप बताते हैं बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ही रहता है क्या? ऐसा कभी यहाँ पे एक्स चेंज नहीं होता? देखो आपकी मर्जी है ना। आप इसमें क्वेश्चन में वाई ले सकते हो, है ना, आप पी ले सकते हो, क्यू ले सकते हो, आर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। वो आपका एक ट्रेंड चल रहा है जैसे एक्स वाला, है ना, तो एक्स एक्स के ही क्वेश्चन बन रहा है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे एक पॉइंट आता है कि मूल तो हम निकालना सीख गए कि गुणनखंड करके निकाल लेंगे, है ना। दूसरी कंडीशन होती है अगर सर गुणनखंड नहीं हुआ तो कैसे मूल फाइंड करेंगे? तो हम यहाँ पे सूत्र यूज करते हैं द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र? द्विघाती सूत्र, जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य जी का सूत्र। इन्होंने कहा कि भाई जब बच्चे परेशान हो जाएं, उनको गुणनखंड ना आ रहा हो और गुणनखंड नहीं कर पा रहे मान लो हमारे बच्चे, तो हम इस सूत्र से उनको मेथड बता देते हैं और वो इससे निकाल लेंगे। तो ये श्रीधराचार्य जी ने आपको सूत्र दिया। दिया क्या सूत्र में? कि x के जो मूल निकलेंगे, आपको पता है 2 मूल निकलेंगे, तो जो इसमें होता क्या क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही इसका मेन समीकरण है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी और सी की वैल्यू आएगी। तो उन्होंने बस कहा कि यहाँ से तुलना करके जो समीकरण दिया हुआ है उसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। जैसे हम एक निकालें, यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 7 इक्वल टू 0। तो इसका गुणनखंड तो हो नहीं सकता, तो इसका करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या कर देंगे? तुलना। तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 5 आ जाएगी, सी की वैल्यू 7 आ जाएगी ना। अब अच्छा यहाँ पे भी ध्यान रखिए, माइनस लगा होता है तो माइनस में आता है, प्लस लगा होता है तो माइनस में, प्लस लगा होता है तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। यहाँ पे भी चीजें ध्यान रखना। अब इसके बाद एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ से निकालनी है, तो फाइनल फार्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना? 2a। वैल्यू को रख देना है। जैसे यहाँ पे b जो आया हमारा -5 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। माइनस में यहाँ माइनस लगा था तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस नहीं है तो तब भी माइनस रहेगा, भी तब नहीं रहेगा, क्योंकि स्क्वायर करते हैं ना तो माइनस हट जाता है। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे देखेंगे कि -4 इंटू ए की जो वैल्यू है वो 2 है और सी की जो वैल्यू है वो 7 है। कभी कभी यहाँ माइनस होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 2, तो वैल्यू कितनी आ गई? -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 टू द 8 7 56, है ना, और अपॉन में 2 टू द 4। अब मैंने ऐसा द्विघात समीकरण ले लिया था जिसमें देखो 4ac की वैल्यू ज्यादा हो गई, जिससे रूट में क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, और जब माइनस में आ जाएगा तो आ जाएगा -31, है ना। ऐड कर लीजिएगा क्योंकि ऐड मेरा थोड़ा सा वीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट -31 अपॉन में 4। अब देखो ये वैल्यू हो जाती है, मतलब प्लस और माइनस लिखा हुआ, तो एक बार प्लस लगा देते हैं माइनस लेके, है ना, और एक बार क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। अब कहेंगे क्या सर ये वैल्यू ले ही लेंगे? नहीं, ये वैल्यू ली नहीं जाती, क्यों? क्योंकि इसमें रूट माइनस में आ गया। जब आप 11th में पढ़ेंगे तो इसी में आयोटा आएगा, सम्मिश्र से संख्या, तो वो इस रूट की वैल्यू को निकालना सिखाता है ना। बट यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे कि काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है, इसका कोई मान नहीं प्राप्त हो सकता, या कोई वास्तविक मान नहीं है इसका, जो भी वैल्यू है वो क्या है? काल्पनिक, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसा कर देते हैं, बट यहाँ पे वैल्यू आएंगी, है ना। जो आप गुणनखंड करके निकालते हो किसी भी चीज का, आप एक एग्जांपल लेके रखिए, आपकी वैल्यू वो भी आएगी। तो सीधाचार्य का सूत्र समझ गए कि कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे। ज्यादातर तभी यूज किया जाता है जब इसका गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी में कुछ टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं, है ना। विविक्त कर के आधार पर मूलों को निकालना और रूट की प्रॉब्लम, इसको जान लिया कि कैसे विविक्त कर सूत्र से निकालेंगे। जैसे लेट कर लीजिए कि एक गुणनखंड दिया हुआ है 2√2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3√2, है ना, और इक्वल टू 0। तो अब आप इसकी तुलना कर लेंगे कि सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर ये हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3√2, है ना। और वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा किस फार्मूले पे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अच्छा, पेपर में ये चीज ध्यान रखना है कि ये द्विघाती सूत्र कभी बोलता है, कभी कहता है सूत्र से हल करो, तो वो समझ जाना कि गुणनखंड नहीं करना है आपको, है ना। या फिर वो कह देता है सीधाचार्य के सूत्र से हल करो, तो दोनों पॉइंट यही है, तीनों पॉइंट यही है ना। इसी का मेथड का यूज करेंगे। और रूट का थोड़ा सा चेंज आप अपने अंदर ला लीजिए। रूट का मतलब होता है, जब आप वर्ग और वर्गमूल क्लास 8 में पढ़ते हो, 8 में, है ना, तो वहां पे आपको समझाया जाता है कि किसी चीज का जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है ना, तो उसे वर्ग मूल बोला जाता है। और जब नहीं बनता तो उसी को रूट में लिख देते हैं। जैसे हम 8 को लिखें और 8 का कहते हैं कि वर्गमूल निकालो, तो रूट लगा हुआ है तो 8 को हम काट लेंगे, है ना। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 इक्कम 2, तो 2 का जोड़ा बना लेकिन इसका नहीं बना, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा और रूट के बाहर हो जाएगा। तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट के बाहर हो जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहता है। तो इसी तरह से रूट की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो जहां यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, और इसका इससे गुणा करेंगे, तो देखो √2, अब तो पेयर बन गया ना, तो रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 6 गुणे 2, 6 दूना 12, वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो 20 वाले को तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा, फिर सीधाचार्य का सूत्र लगा देंगे, द्विघाती सूत्र लगा देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी देता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, है ना, और माइनस पी इक्वल टू 0, और कहता है पी की वैल्यू बताओ। अगर इसका एक मूल क्या दिया हो आपको, एक मूल आपको 1 दिया है, कितना दिया है 1, है ना। मतलब मान लीजिए कि एक मूल दिया है कि एक का एक मूल 1 हो, तो p का मान बताइए। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर एक मूल मिल गया मतलब अल्फा मिल गया, उठा के वैल्यू रख दो। ये संतुष्ट करते हैं इस समीकरण को। जब भी आप अल्फा की वैल्यू रखोगे तो 0 हो जाएगा, जब भी आप बीटा की वैल्यू रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर p की वैल्यू निकालना है तो अल्फा की रख देंगे, ये 0 हो जाएगा, बाकी p की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए रखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस p इक्वल टू 0। तो ये 1 आ गया, ये कितना आ गया 5 और 1 6 आ गया, माइनस p इक्वल टू 0, तो 6 उधर जाएगा, माइनस p इक्वल टू, सॉरी 5 एकम 5 है ना, 5 और 1 6, तो प्लस इधर आ जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल, p की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि प्लस माइनस का कोई चेंज तो नहीं है, यहाँ पे प्लस है, ये 5 और 1 ऐड होगा, प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है ना। कितना रखा हमने यहाँ पे वैल्यू 1 रखा, ठीक है। तो इस तरह से p की वैल्यू, m की वैल्यू, q की वैल्यू ऐसे दे देता है ना हमें, मूल के अकॉर्डिंग दे, तब ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक पॉइंट विविक्त कर, जो कि आपकी एनसीईआरटी में है, वहीं तक पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3 में विविक्त कर आता है। और कभी कभी एक बात और बता दें, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसे समीकरण दे देगा 1/x, x माइनस 2 बराबर में 3, 2, 4, ऐसे 5 करके, मैंने क्वेश्चन देखा था ऐसे टाइप का होता है ना, और कहता है इसको हल करो। तो पहले इसको हमारा काम है कि द्विघात समीकरण में बदलना। किसमें बदलना, द्विघात समीकरण में। तो उसको हल करेंगे, जैसे हम भिन्न नहीं हल करते, यहाँ पे ऐसे गुणा करेंगे x माइनस 2, फिर इसका लेंगे, यहाँ आ जाएगा -x, और अपॉन में इसका लासा ले लेंगे x माइनस 2, है ना, बराबर में 3, तो इसका आ जाएगा x कैंसिल, ये प्लस माइनस में प्लस में कैंसिल, -2 बचा, और इसका गुणा कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x, है ना, बराबर में कितना 3, इसका यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3। इधर भाई देखो एक चीज ध्यान रखना, समीकरण है उसके नीचे एक हमेशा मान लेंगे, बराबर लगाए अगर बीच में, इधर कोई प्लस माइनस नहीं है, तो जब इधर कोई प्लस माइनस होता तो नहीं मल्टीप्लीकेशन होता, पहले उसको एक में लेते। यहाँ पे इसका अंश का हर से और हर का अंश से, या फिर ऐसे समझ लो कि तिर्यक गुणा होता है। क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है। या फिर ऐसे समझ लो कि वहां पर जो डिवाइड रहता है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ जो डिवाइड रहता है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, अपोजिट होता है साइन, आपको पता ही है समीकरण में इधर उधर जाने से, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे वैल्यू जैसे हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x² माइनस 3 दूना 6x और बराबर में 2 एकम -2, -2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, नहीं होगा तो आचार सीधा आचार का सूत्र ले लेंगे, नहीं तो आप वहीं से लग जाते हो इसमें तो द्विघात है ही नहीं है, द्विघात समीकरण ही नहीं है, सर बोले तो द्विघात समीकरण होगा, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब यहाँ पे विविक्तकर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। विविक्तकर थे, इन्होंने मूलों की प्रकृति बताई कि कोई भी मूल में क्या क्या मान प्राप्त हो सकते हैं, है ना, तो उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, क्या, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या दिया, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब इन्होंने d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू दी, तो पॉइंट ये हुआ कि d की वैल्यू निकालेंगे, अब यहाँ b और ac कैसे आएगा, तो आपको पता है कि आपको किससे तुलना करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, कोई भी समीकरण दिया, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ मैं ले लेता हूँ x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। अब कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए, तो हमें इसकी तुलना पहले कैसे करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -6 आ गई ना, तो यहाँ पर d पे रख देना है। अब d पे रखोगे तो तीन कंडीशन फाइंड होगी, क्या, d इक्वल टू 0 हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0 आ सकता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब समझ लो कि 0 से बड़ा, तो अगर कोई लाइन होती है 0 से बड़ा जाते हैं तो आप इधर जाते हैं ना, 1 2 3 4 5 प्लस इनफाइनाइट की तरफ, है ना, और 0 से तीसरी कंडीशन होती है 0 से छोटा, तो ये तीन कंडीशन आ गई, है ना, तो 0 से छोटा होगा तो इधर आएगा वैल्यू, यानी माइनस में आएगा, ठीक है, तो जब d की वैल्यू 3 आएंगी, या तो d की वैल्यू 0 हो जाएगी, या तो d की वैल्यू माइनस में आएगी, या तो d की वैल्यू प्लस में आएगी, तो प्लस में आएगी तो ग्रेटर देन 0 का मेथड यूज करेंगे, और ये 0 आ जाएगी तो ये वाला हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आ जाएगी तो इसको यूज करेंगे लेस देन 0 माइनस के लिए, है ना। अब यहाँ पे आता है ऋणात्मक, धनात्मक या फिर 0, ठीक, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि सभी मूल समान है, सभी मूल समान है, ये सभी मूल बराबर हैं। याद करो क्वेश्चन में k की वैल्यू दे देता है और कहता है कि बताओ अगर इसके सभी मूल समान है तो k की वैल्यू फाइंड करो, तो अभी उसका भी क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेटर देन 0 लिखा है तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि दो मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे, दो मूल वास्तविक होंगे, एक इसका परिमेय, परिमेय का भी सिस्टम रहता है, वो आपके उसमें नहीं है, तो आपको उसको परेशान नहीं होना लेके, ठीक है, दो मूल वास्तविक होंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 0 में सभी मूल काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, सभी मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। इसकी एक और कंडीशन देता है कि स्क्वायर है तो अपरिमेय हो जाता है, मतलब स्क्वायर से थोड़ा सा कम है तो अपरिमेय हो जाता है, वैसे अगर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं बन रहा है तो वो क्या है, परिमेय है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, वो उससे मतलब नहीं, आपको यहाँ पे मूल समान है या वास्तविक है या फिर काल्पनिक है, तो डी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि डी की वैल्यू कितनी आ रही है। इस समीकरण के लिए निकाल लिया जाए, देख लेते हैं, 2 मिनट लगता है। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, और यहाँ पे 4 -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -6 रख दिया, 5 5 25, 4 6 24, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 49। तो भैया तो ग्रेटर देन 0 है तो दो मूल वास्तविक है। अब इसी में क्वेश्चन जब सभी मूल बराबर कह देगा तो डी इक्वल टू आप अपने आप 0 रख दोगे कि नहीं रख दोगे। कभी कभी यही पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, मतलब छोटा है इससे तो क्या होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू लिखा है 0 तो क्या होगा, भाई यही है ना, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये क्या है, d ग्रेटर देन 0, ये क्या है, d लेस देन 0, ये क्या है, d इक्वल टू 0। तो बात समझ आई ना, तो तीनों में से कोई भी चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर हो गया होगा। अब आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे बेस किस में, और कुछ यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर के मूल का योगफल ज्ञात करना है ना। तो मूलों का योगफल का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि मूलों का योगफल बराबर होता है क्या, -x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। देखो अल्फा प्लस बीटा से वो भी निकाल सकते हो आप, यहाँ पे वैसे रख दो, अल्फा की वैल्यू निकालो गुणनखंड करके बीटा की, तो वैल्यू ज्यादा हो जा रही है, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता ना। वही आप सोचो कि लगभग लगभग 4800 घंटे की जो टेस्ट है वो 3 घंटे में क्लियर करना होता है, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप जितना जो अच्छा फॉर्मूला यूज कर पाए यहाँ पे। तो -x का गुणांक कितना है, -4,
और माइनस यहाँ पे पहले से लगा होता है, ये भी चीज ध्यान रखना। थोड़ी थोड़ी वैल्यू आप थोड़ा गलत कर देंगे, गलत हो जाएगा। बड़ी ही ध्यान पूर्वक काम करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो कितना है, कोफिशिएंट कितना है, 4 है। यहाँ पे 4 रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 और बटे में 4, 4 एकम 4। तो यहाँ पे आपका मूलों का योगफल कितना आ गया, 1 आ गया। यही आएगा क्या, मूलों का योगफल, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, -4 है ना, माइनस एक्स का गुणांक। तो मूलों का योगफल इतना आ जाएगा। तो अगर आप डाउट में हैं तो आप तुरंत यहाँ से खटाखट गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x में 2x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आ गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू मतलब स्क्वायर लगा हुआ है ना, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। तो एक और अगर दो थे ना तो एक और लेंगे, इसी में इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, स्क्वायर नहीं लगाएंगे, अलग अलग लिख देते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। तो 1/2 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो वैल्यू एकदम सही है। ठीक है ना, चेक कर लिया ना हमने यहाँ से। चलिए अब अगला देखते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक मूल मैंने बताया दिया हो तो आप उसी की वैल्यू उठा के रख दो। अब यहाँ लिखो चूंकि एक मूल मूल्य मूल मूल है ना, x बराबर कितना रखेंगे, 2। तो यहाँ पर रख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू के इंटू 2 है ना, इक्वल टू 0। तो 2 दूना 4 माइनस 2 के माइनस 8 बराबर 0। तो 8 में से 4 गया, -2 के माइनस 4, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, बराबर में 0। ये 4 इधर आएगा, -2 के इक्वल टू 4 और के इक्वल टू मतलब -2, 2 मतलब 4 है ना। तो ये इधर आएगा 4 अपॉन -2, 2 दूना 4 -2। ठीक है ना, ये आपका के की वैल्यू आ गई। क्लियर है, माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती है। ठीक है ना भाई, देखो गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, ये चीज ध्यान रखो हमेशा। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है इसको अगर हम देखें तो 1 अपॉन इसका पहले द्विघात समीकरण बनाना है, फिर x की वैल्यू फाइंड करना है। मैंने बताया था ना, क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। 1 एकम 1, 1 9 दा 9 है ना, और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू कितना, 5 को इधर भेजेंगे तो 9 माइनस 5। तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, प्लस माइनस लग जाता है क्योंकि मैंने बताया था ना, स्क्वायर करोगे तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो आपकी वैल्यू प्लस में ही आएगी। तो यहाँ पे जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस -2। तो एक मूल आ गया 2 और एक आ गया -2। देखो आंसर में ऐसे लिख दोगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, और नंबर भी क्वेश्चन जो एग्जामिनर चेक करते हैं कॉपी आपकी, अच्छे से चेक कर पाएंगे कि हाँ मूल आ गया इनका, ये सही है, क्वेश्चन ठीक कर दिया, आगे निकल गए। और भैया क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आंसर का पता ही नहीं, तो ऐसा काम नहीं करना। अब देखो यहाँ पे यदि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है तो के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करना है, m की वैल्यू फाइंड करना है। तो लेकिन कंडीशन देखो इसकी क्या है, और जब मूल बराबर होते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि d इक्वल टू कितना रखना होता है, 0। तो अगर हम d इक्वल टू 0 रख देंगे तो d इक्वल टू होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसने क्या दे दी, प्रकृति दे दी ना। तो जब मूलों की प्रकृति दे दी तो प्रकृति के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो d स्क्वायर माइनस d की वैल्यू 0 देंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले हम इसको लिखें यहाँ पे, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c से हमने क्या कर दिया, इसकी तुलना। a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -12 आ गई और c की वैल्यू m आ गई, हमने उठा के रख दिया इसी में। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 का स्क्वायर -4 गुणे a की मान 3 और c का मान m बराबर में 0। तो बराबर हमने 144 -4 दिया, 12m बराबर में 0। इसको इधर ला लेंगे भाई, देखो इसको चाहे इधर ला लो चाहे इसको इधर भेज के फिर माइनस माइनस काटो, वैल्यू वही होती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई टीचर इधर कर देता है, इसको इधर रहने देता है, तो आप डाउट में आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 12m इक्वल टू 144, क्योंकि माइनस में था इसको इधर लाया भाई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, तो बायां पक्ष भी तो दायां पक्ष के बराबर है, इस चीज को ध्यान रखो। m बराबर क्या हो जाएगा, 144 बटा 12, 12 से कैंसिल कर देंगे, m की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, है ना। बात समझ में आई। तो ये आपका वैल्यू आ गया इसका। क्लियर है,
समझ में आ गया कि कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में जरूर बताइए, और आपको कौन सा मैथ में क्लास 10th में यूपी बोर्ड में प्रॉब्लम कर रहा है चैप्टर, उसके बारे में बताइए। आपको उस पर टाइम रहेगा, वीडियो मिलेगी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट होते हैं, सबको देखना होता है ना। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये सब इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड से आते जरूर हैं, है ना। और अच्छे से तैयारी करते रहिए।